हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। दोस्तों, हमारे इस प्लानेट अर्थ के ऊपर केवल हम ही लोग नहीं रहते, बल्कि हमारी तरह कई सारी लिविंग स्पीसीज भी देखने को मिलती है। जैसे कई सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, कई सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कई सारी बर्ड्स देखने को मिलती है। यानी कि हमें हमारी अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम हमारी अर्थ पर मौजूद इसी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम अलग अलग जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा मतलब जितनी भी प्लांट्स स्पीसीज होती हैं अर्थ के ऊपर उसे हम कहते हैं फ्लोरा, और जितनी भी एनिमल स्पीसीज होती हैं अर्थ के ऊपर उसे हम कहते हैं फौना। अगर मैं सिंगल वर्ड में डिफाइन करूं तो फ्लोरा होता है प्लांट लाइफ और फौना होता है एनिमल लाइफ। अब हम देखते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इंडिया में कितनी फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, तो हमारी इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब हमारी इंडिया में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा भी देखने को मिलते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फौना भी देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा माना जाता है कि अभी भी आधे से ज्यादा यानी कि लगभग ट्वाइस एंड थ्राइस नंबर्स ऑफ स्पीसीज डिस्कवरी नहीं हुई है। उनकी डिस्कवरी होना भी बाकी है। तो आप सोच सकते हो कि हमारी इंडिया में कितनी ज्यादा फ्लोरा एंड फौना की स्पीसीज है। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ भी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है फ्लोरा एंड फौना के ऊपर। फ्लोरा एंड फौना की मदद से हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, मेडिसिन मिलती है। इसके अलावा हमारा एनवायरमेंट बैलेंस रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम काफी निर्भर है फ्लोरा एंड फौना के ऊपर। पर दोस्तों, चिंता की बात ये है कि इंसान इतना लापरवाह हो गया है कि वो अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, यानी कि इनसेंसिटिव हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कई सारे पेड़ों की और जानवरों की स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए जरूरत है उन्हें कंजर्व करने की, यानी कि उन्हें बचाने की, क्योंकि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन और फॉरेस्ट्री कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंजर्वेशन करने की जरूरत क्या है, कंजर्वेशन करने का फायदा क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन। चलिए जानते हैं। तो पहला बेनिफिट है कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। मतलब कंजर्वेशन करने से इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सुरक्षित रहती है और साथ में हमारा जीवन जिन चीजों पर डिपेंडेंट रहता है वो भी सुरक्षित रहती है, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल। इसलिए कंजर्वेशन करना जरूरी है और अच्छा है। कंजर्वेशन करने का दूसरा बेनिफिट है इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। मतलब कंजर्वेशन करने से जेनेटिक डाइवर्सिटी सुरक्षित रहती है, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल की अलग अलग वैरायटी सुरक्षित रहती है, ताकि उन स्पीसीज की बेटर ग्रोथ और उनकी अलग अलग ब्रीड यानी कि वैरायटी आगे देखने को मिल सके। जैसे आज हम जो एग्रीकल्चर करते हैं उसमें हम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप उगाते हैं और हम इसके ऊपर काफी डिपेंडेंट है। अगर हमने कंजर्वेशन नहीं किया तो हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज देखने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली कई सारे लोग फिशेज के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इनफैक्ट उनका मेन खाने का सोर्स फिशेज होती है। आज के समय में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज देखने को मिलती है, लेकिन इनकेस अगर कोई फिश की वैरायटी खत्म हो जाती है यानी कि विलुप्त हो जाती है तो वो हमें आगे देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कंजर्वेशन करना जरूरी है ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रिजर्व रहे और आगे भी अलग अलग वेराइटी देखने को मिल सके। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप लिए। चलिए देखते हैं। तो देखो, हमारी गवर्नमेंट द्वारा वर्ल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप लिया जाता है 1972 में। गवर्नमेंट क्या करती है, 1972 में एक एक्ट पास करती है जिसका नाम था वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, कई सारे प्रोविजंस बनाती है वर्ल्ड लाइफ के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक लिस्ट भी जारी करती है उन स्पीसीज की जिनकी लाइफ खतरे में है, मतलब जिन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो जो स्पीसीज इंडेंजर्ड लिस्ट में आती हैं उन्हें बचाने के लिए गवर्नमेंट हंटिंग पर बैन लगा देती है, और साथ में जो ट्रेडिंग होती थी यानी कि तस्करी होती थी जानवरों की, उस पर भी रोक लगा देती है। केवल इतना ही नहीं, आगे जाकर 1980 में और 1986 में कई सारी और स्पीसीज को भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में जोड़ा जाता है, जिसमें कई सैकड़ों बटरफ्लाईज, मोथ्स, बीटल्स शामिल थी और एक ड्रैगन फ्लाई भी शामिल था।
दोस्तों ये केवल जानवरों तक सीमित नहीं था, बल्कि आगे जाकर 1991 में पहली बार प्लांट स्पीसीज को भी लिस्ट में ऐड किया गया। शुरुआत में अब 6 प्लांट स्पीसीज को ऐड किया गया। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट केवल एक्ट बना रही थी, बल्कि कई सारी इंस्टीट्यूशंस भी सेटअप कर रही थी फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। आज के समय में इंडिया में 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 106 नेशनल पार्क है। इतना ही नहीं दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा पर्टिकुलर एक जानवर को बचाने के लिए भी कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। जैसे कि पर्टिकुलर टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इसी तरीके से एशियाटिक लायन को बचाने के लिए, घड़ियाल को बचाने के लिए, ब्लैक बक को बचाने के लिए, राइनासोर्स के लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए, इन सब के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए गए इन्हें बचाने के लिए। पर डोंट वरी, हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, हमें केवल प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट टाइगर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टाइगर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में से एक है और ये काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फनल वेब के अंदर। लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है पिछले 100 सालों में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई है। एस्टिमेट ये बताते हैं कि 1870 में टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 55,000 थी, लेकिन 1970 तक आते आते टाइगर की पॉपुलेशन गिरकर 1827 बचती है। अब दोस्तों ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था? तो पहला रीजन था कि टाइगर की पोचिंग होती थी ट्रेड के लिए, मतलब गैर कानूनी तरीके से व्यापार होता था, क्योंकि टाइगर की बोन और स्किन काफी एक्सपेंसिव होती थी, जिसके चलते कई सारे टाइगर्स को मार दिया जाता था। दूसरा रीजन था श्रिंकिंग हैबिटेट, मतलब जो जंगल वगैरह थे वो धीरे धीरे श्रिंक होते गए, यानी कि खत्म होते गए, जिस वजह से टाइगर की पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो गई। तीसरा रीजन था डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीसीज, मतलब जिन स्पीसीज को टाइगर खाते थे उनकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो गई, जिस वजह से टाइगर को खाना नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से भी टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। चौथा रीजन था ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब धीरे धीरे लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, जिस वजह से टाइगर का रहना मुश्किल हो गया था। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई इंडिया के अंदर। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने टाइगर को बचाने के लिए 1973 में एक कैंपेन लॉन्च किया जिसको बोला गया प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की मदद से टाइगर की पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रही थी उसमें कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा हमारी इंडिया में कई सारे टाइगर रिजर्व भी हैं जो कि टाइगर को प्रिजर्व करते हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम, प्रियर टाइगर रिजर्व इन केरला। तो ये कुछ एग्जाम्पल है मेजर टाइगर रिजर्व के जो कि इंडिया में है।